गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो कि है व्हेन पीपल रेबल, यानी जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है तो जनता जब बगावत करती है तो उसके लिए बहुत सारे जो रीज़न्स होते हैं, जो कारण होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं कि क्यों ऐसी नौबत आई जिसके लिए जनता ने इतना बड़ा विद्रोह किया। और वो विद्रोह जो कि बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इस विद्रोह के कुछ कारण थे। 1857 का ये विद्रोह हुआ था और वो देश के काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गया था। तो क्यों ये विद्रोह फैला, इसके कुछ रीज़न है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है पॉलिसीज एंड पीपल, यानी कि अंग्रेजों ने जो नीतियां, जो पॉलिसीज़ अपनाई थी, वो पॉलिसी जनता के विरुद्ध थी। ऐसी पॉलिसी जिनसे जनता जो थी उन पर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया था। क्योंकि पिछले चैप्टर आपने पढ़े होंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी तो उसने यहाँ से शुरुआत जो की थी व्यापार से की थी, लेकिन जब उसके हाथ में सत्ता आ गई थी तो उसने फिर दूसरे एरिया पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की और शुरुआत में वो गांवों की तरफ गई। गांवों में जो किसान थे उन पर उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसके कारण वो लोग कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ थी जिनके कारण ये विद्रोह जो भड़का। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, उन सभी रीजन्स की हम बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी पॉलिसी के बाद जैसे बता रहा था कि मैं टैक्सेशन जो उन्होंने लगाया था वो बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़, जो नवाब थे उनके अधिकार भी कम हो गए थे। जो नवाब थे उनके अधिकार भी कम हो गए थे। अब नवाब तो थे मगर उनको इतनी पावर नहीं थी। साथ ही उनके जो कोर्ट थे, दरबार थे, उनमें अंग्रेजी सरकार के रेजिडेंट्स बैठते थे और वो दरबार की प्रत्येक एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में शामिल हुआ करते थे। दूसरा, डलहौजी ने 1849 में एक कानून बनाया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो उनके आने वाली पीढ़ी होगी, जो वंशज होंगे, उन्हें किले में रहने की इजाज़त नहीं होगी, लाल किले में, बल्कि लाल किले से दूर कहीं किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, उनके बाद दूसरे गवर्नर आएंगे थे कैनिंग ने भी यही घोषणा की। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो मुग़ल काल के आखिरी शासक हैं। उनके बाद जो भी शासक आएंगे वो उनके राजकुमार कहलाएंगे, राजा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी अंग्रेज सरकार को वो मुग़ल काल से थी, मुग़ल शासन से थी। क्योंकि मुग़ल शासन ने उनसे भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन किया था और वो पूरी तरह से यहाँ की जनता पर हावी हो चुके थे। तो उन्हें सबसे पहले मुग़ल शासन को यहाँ से समाप्त करना था। इसके लिए उन्होंने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है उन्हें लास्ट जो है राजा किंग माना जाए। और इस तरह से उन्होंने एक एक करके नवाबों की पावर ख़त्म कर दी। जो आखिरी रियासत उन्होंने अपने हाथ में ली थी वो थी अवध की। अवध के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ के शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है, इसलिए इसे हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने एक एक करके तमाम जो नवाब थे, सूबेदार थे, उनकी रियासतों को अपने हाथ में ले लिया था। तो ये भी एक वजह थी, ये पॉलिसी थी जो यहाँ की जनता को नागवार गुजरी थी। दूसरा है पीसेंट्स एंड सिपॉयज़। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने गाँवों में जो किसान हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने भार डाला था। उन पर टैक्सेशन इतना ज़्यादा लगा दिया था कि वो टैक्स जो थे वो चुकाने में सक्षम नहीं थे। उनकी खेती भी प्रभावित हुए थे, उनके जो शिल्पकार थे, जो दूसरे काम करते थे, वो लोग भी इनसे प्रभावित हुए थे, जैसे कि मैंने चैप्टर्स में पिछले में बताया था, ठीक है। और दूसरी बात, जो टैक्सेशन पर लगाया जाता था किसानों पर, उसको चुकाने के लिए कभी कभार इन किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और वो कर्ज के चक्कर में फंसते चले जाते, जिसके कारण वो उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे और गरीबी की दशा में आ जाते थे। जमींदार भी इसी अवस्था में जी रहे थे, उन्हें भी भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी उनके हाथ से जा रही थी। साथ ही यहाँ पर सिपाही बोला है, सिपाही जो कहते हैं वो सिपाही को कहा जाता है। जो अंग्रेजी शासन में ये जो सिपाही थे, जो सिपाही थे अंग्रेज की सेना में, ये वो लोग थे जो गाँवों से अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके सेना में भर्ती हुए थे, आर्मी में भर्ती हुए थे, लेकिन इन्हें
उतनी इनकम, उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही थी जो इन्हें चाहिए होती थी। दूसरा, अंग्रेज सरकार के जो रूल्स थे वो इतने ज़्यादा सख्त थे जो शायद इनके लिए ठीक नहीं थे। कुछ रूल ऐसे थे जो इनकी धार्मिक आस्था और जाति विशेष के लिए बड़े खतरा साबित हो रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि इन्हें युद्ध करने के लिए सागर पार ये लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से इनके जो धर्म और जाति वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 1824 में जब बर्मा का युद्ध हुआ, बर्मा का वार हुआ, तो इन सैनिकों ने वहाँ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण इन्हें भारी सजा भुगतनी पड़ी थी। इस आंदोलन के बाद 1857 की जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके बाद अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले इसी चीज़ का कार्य किया कि उन्होंने जो ये सिपाही लोग दूर जगह पर जाने के लिए मना कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया 1856 में कि जो भी नई भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगा, उसमें हर व्यक्ति को कहीं भी दूर सागर पार जाना पड़ सकता है युद्ध के लिए। ठीक है, ये रूल उन्होंने पहले से ही बाद में, इस आंदोलन के बाद में ये रूल बना दिया था। इसके अलावा ये सिपाही जो थे ये गांव देहात से थे, किसान ही थे, और किसानों की जो हालत थी, जो स्थिति थी, उससे ये परिचित थे और ये समझते थे कि इनके भाई बंधुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो इनका शोषण हो रहा है, वो भी इनके लिए उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए इनकी जो घृणा थी, जो विरोध था अंग्रेज सरकार के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ये भी वजह थी। तीसरा पॉइंट आता है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। हमारे देश में कुछ समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा और विवाह। सती प्रथा आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे कि जब किसी महिला का कोई पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को अपने पति के साथ ही जिंदा चिता में जलना पड़ता था। साथ ही कोई महिला यदि विधवा हो जाती थी तो उसे दोबारा पुनर्विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने ये दोनों कानून बदले और सती प्रथा को ख़त्म किया और विडो रीमैरिज, यानी विधवा फिर से विवाह कर सकती थी, इस तरह के कानून बनाए। जो समाज के कुछ उच्च लोगों को या गणमान्य लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगता था कि वो हमारे धार्मिक जो आस्था है, धार्मिक संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनमें दखलंदाजी कर रहे हैं। साथ ही जो अंग्रेज सरकार थे, उन्हें लगता था कि यहाँ की जो जनता है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, जेंटल नहीं है। उन्हें वेल एजुकेटेड करने के लिए हमें यूरोपीय एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहाँ शुरू की। और एक और कार्य क्या, जो वो था कि ईसाई मिशनरीज़ को, क्रिश्चियनिटी को का प्रचार करने के लिए उन्होंने ईसाई मिशनरीज़ को यहाँ पर बुलाया और उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया कि आप अपनी धर्म का यहाँ प्रचार पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी, हर चीज़ की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया कि आप ईसाई धर्म का प्रचार करें। साथ ही एक नया कानून बना दिया 1850 में कि यदि कोई भी अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लेता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से वो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी, वो ज़मीन उनसे छीनी नहीं जाएगी। इस तरह से लोगों को लगने लगा कि ये हमारे धार्मिक जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे हैं और अंग्रेजी जो है वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाह रहे हैं, जिससे हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, वो बच्चे जो बिगड़ जाएंगे वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगे और हमारी धार्मिक जो संस्कृति है, रीति रिवाज, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी वो कारण थे जिसके कारण मैंने बताया कि जो आंदोलन को तैयार कर रहे थे, एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था, ऐसा वातावरण बन रहा था जिसमें जिस बगावत को बढ़ावा मिल रहा था, चिंगारी जल रही थी। ये तमाम कारण थे जिसके कारण ये बगावत जो थी तैयार हो रही थी, ये आंदोलन तैयार हो रहा था। फिर हुआ क्या, ये छोटे आंदोलन जो इन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया, जन विद्रोह बन गया, क्योंकि 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्हें कहीं से भी इस तरह के विद्रोह का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि छोटे मोटे जो विद्रोह होते थे, आंदोलन होते थे, उसे अंग्रेजी सरकार जो थी कुचल डालती थी। मगर ये विद्रोह ऐसा हुआ था जिसने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी थी, शासन को छिन्न भिन्न कर दिया था। ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया था क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोगों ने साथ दिया था, चाहे वो किसान हो, सिपाही हो, नवाब हो, राजा हो, शासक हो, तमाम तरह के जो वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस व्यवस्था में, इस आंदोलन में साथ दिया था। इसलिए ये आंदोलन जो था वो बड़ा बन गया था, काफ़ी विशाल बन गया था। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुई थी। मेरठ की बैरकपुर जेल में मंगल पांडे नाम का एक सैनिक, युवा सैनिक था, जिसको अंग्रेजी सरकार की कुछ नीतियाँ जो थी वो पसंद नहीं आई थी।
और उसने उन नीतियों का विरोध किया, उन रूल का विरोध किया, जिसके कारण उसे 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। और उसके साथी जो उसके साथ दे रहे थे उन 85 सैनिकों को भी 10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। ये बाकी सैनिकों को बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। आक्रोश इतना हो गया उनके अंदर कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर जो प्रॉपर्टी थी उन पर हमला कर दिया। अब वजह ये सवाल ये उठता है कि आखिर मंगल पांडे ने किस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि उस समय जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी उन बंदूकों में, उन राइफल्स में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उनमें सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगा होता था। वो गाय और सूअर की चर्बी कोटेड होती थी और उस कारतूस को जब राइफल में लोड किया जाता था तो सबसे पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था। मुंह से खोलने के बाद उसे राइफल में लोड किया जाता था। तो ये दो धर्मों के लोगों को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि हिंदू लोगों के लिए गाय एक पवित्र जानवर माना जाता है और साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए सूअर जो है नापाक जानवर माना जाता है। तो इससे दोनों धर्मों के लोगों की जो जनभावनाएं वो उनको ठेस पहुंची। इस कारण से मंगल पांडे और दूसरे सैनिकों ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें जो है ये सज़ा मिली थी। और इस सज़ा का बदला लेने के लिए जो बाकी सैनिक थे उनमें एकदम आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बातें थी। और आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में धर्म को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। आज भी धर्म के लिए लोग अभी भी मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वो आक्रोश इतना भड़क गया कि जो सैनिक थे तमाम, उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जितनी प्रॉपर्टी से जला डाला, अंग्रेजी अफसर को उन्हें बंदी बना डाला, मार डाला। और उसके बाद फिर वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उन्हें ये लग रहा था किसी भी तरह से अंग्रेजी सरकार का ये शासन जो समाप्त होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर ये शासन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर शासन किसके हाथों में जाएगा। तो सब ने ये राय बनाई कि जैसे हमारा शासन मुगल काल के टाइम में चला आ रहा था, उसी प्रकार बहादुर शाह जफर जो हैं उन्हें ही हम अपना शासक मानेंगे, राजा मानेंगे और उनके अंडर में ही इस देश का शासन चलाया जाएगा। इसी विचार को लेकर के वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली में जो पहले से सैनिक मौजूद थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मिलकर के और इन सैनिकों ने मिलकर के वहाँ की अंग्रेज सरकार को हिला दिया। वहाँ पर जो अंग्रेजी अफसर थे उनको बंदी बना लिया, मारा, उनके हथियार छीन लिए और किले पर कब्जा कर लिया। वो किले पर पहुंचकर वेट कर रहे थे बहादुर शाह जफर का कि बाहर आए और उनकी बात सुने। लेकिन बहादुर शाह जफर किसी भी तरीके से बाहर आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेज सरकार एक बहुत पावरफुल है, सैनिक बल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपनी स्वीकृति देने को तैयार नहीं थे। लेकिन मजबूरी बस जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला होने लगा, शोर होने लगा, लोग मानने को तैयार नहीं थे, सैनिक मानने को तैयार नहीं थे, तो बहादुर शाह जफर ने आखिर में अपनी स्वीकृति दे दी। और जहाँ जहाँ भी उनका शासन, छोटा मोटा शासन चल रहा था, सूबेदार बैठे हुए थे, उन सबको चिट्ठी लेटर लिख करके तैयार किया कि वो इस आंदोलन में साथ दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह आंदोलन कैसे भड़का। इस आंदोलन से जो जितने लोग तैयार बैठे थे, एक मौके की तलाश में थे। हमारे जैसे मैंने बताया कि इसका माहौल पहले ही तैयार हो गया था, बस एक मौके का अवसर की तलाश थी। ये अवसर मिलते ही जगह जगह लोगों ने अपने अपने जगहों से अंग्रेजी शासन को, सत्ता को हटाना शुरू कर दिया। जैसे कि नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, उन्होंने अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया। अंग्रेजी गवर्नर को हटा करके अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया। और ब्रिटिश कद्र जो कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में साथ दिया और उनकी माता ने, मदर ने भी उनका साथ दिया था, हजरत महल ने भी। ठीक है। इसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी तात्या टोपे की सहायता से मिल करके अंग्रेजी आंदोलन में बराबर साथ दिया और वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी थी। अब होता क्या है, क्या इस आंदोलन को अंग्रेजी सरकार इतनी आसानी से पचा पाती है? क्योंकि 100 साल में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को समाप्त करना था किसी भी प्रकार से। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने पलटवार किया। उसने दुगनी सेना तैयार की, जहाँ जहाँ भी उनके मोर्चे थे, जहाँ पर भी सेना कैंप थे, वहाँ से सेना को इकट्ठा किया और इन सभी लोगों को उनकी सज़ा देना शुरू कर दिया। उन्होंने जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थे उन्हें फांसी पर लटकाया, दुगनी सज़ा दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो अंग्रेजी सरकार का सपोर्ट करेंगे या जिन्होंने अंग्रेजी अफसर को किसी को भी अगर नुकसान नहीं पहुंचाया है तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी में वैसा ही हिस्सा मिलेगा जैसे वो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनके जो ज़मीनी अधिकार है वो छीने नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
अब जो है जो रूल वो लागू कर रहे थे, जो इनके ऊपर थोपे जा रहे थे, उन ऐसे रूल कोई भी लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अब जो पावर थी, वो पावर पहले जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, यहाँ की सत्ता संभालने की। अब वो पावर जो थी सीधा इंग्लैंड की रानी के हाथों में पहुँच चुकी थी। अब शासन सीधा इंग्लैंड से चल रहा था, बशर्ते उन्होंने अपना एक नुमाइंदा, एक प्रतिनिधि यहाँ भेज दिया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, और उसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। वो काउंसिल जो थी यहाँ के मुद्दों को देखने के लिए, भारतीय मामलों को देखने के लिए बनाई गई थी, ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आने पाए। इसलिए इन तमाम तरह के मामलों को यहीं कहीं बैठ करके सुलझा सके और बात वहाँ तक ना पहुँचने पाए। दूसरा, जितने रूल इन्होंने बनाए थे, ऐसे रूल उन्होंने बनाने बंद कर दिए। ये बोल दिया कि आगे से ऐसा कोई रूल नहीं बनेगा जो यहाँ के लोगों की जो धार्मिक आस्था है, सांस्कृतिक या जातीय विशेष को ठेस पहुँचाती है, इस तरह के कोई रूल जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। और इस तरह से वो आगे शासन चलाना चाहते थे। जो गवर्नर बनकर यहाँ पर आते थे अंग्रेज सरकार के, उन गवर्नर को बाद में अब वायसराय बना दिया गया था। तो यह आंदोलन तो किसी तरीके से दब गया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार अब सतर्क हो चुकी थी। अब उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना था कि ये आंदोलन फिर से भड़क ना जाए, परंतु चिंगारी तो भड़क चुकी थी। और ये इस आंदोलन के परिणाम आने वाले समय में आप देखेंगे, जो अगले चैप्टर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसके बाद और भी आंदोलन हुए थे जिनमें बड़े बड़े लीडर्स ने भाग लिया था। गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो महान जो नेशनल लीडर थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चले थे, जिन्होंने अंत तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार अंग्रेजों को बाहर छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये 1857 का आंदोलन था जो सिपाहियों ने किया था, लेकिन ये भी देश के बाद बहुत सारे हिस्सों में पहुँच चुका था और एक विकराल रूप था जिसने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी थी और सत्ता छिन्न भिन्न कर दी थी। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।